राजेश महापात्रा, अगर ये बड़ा मुद्दा है तो फिर क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव इन दो मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा, या हिंदुत्व के नाम पे लड़ा जाएगा, छोटी बड़ी जातियों के नाम पे लड़ा जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा? राजेश, you have to unmute yourself. आशुतोष, धन्यवाद मुझे आज की चर्चा में शामिल करने के लिए। और आज मुझे बहुत खुशी है। खुशी दो कारणों से है। जब आपने सुबह सुबह मुझे कहा कि भाई इस तरह से आंदोलन की ऐलान कर दी गई है अनुपम और उनके साथ, तो मैं इसलिए खुश हुआ कि देश को एक शिक्षा और नियुक्ति को लेकर एक बड़ी आंदोलन की आवश्यकता है। उनकी बिना आंदोलन की इसकी सुधार नहीं हो सकती। दूसरा कारण ये था खुश होने का कि जिस दिन फार्म लॉज रिपील हुए थे, शायद आप ही के शो में उसके एक दो के बाद जब हम बात कर रहे थे, तो हमने उस दिन कहा था कि कई सारे पुराने आंदोलन अब दोबारा उभर के आएंगे और कुछ नए आंदोलन शुरू होंगे। और मैंने कहा था मुझे शक है कि अगला आंदोलन युवा आंदोलन होगा। तो इसीलिए मुझे आज बहुत अच्छा लगा जब ये मैं ऐलान सुना, और उम्मीद रखता हूं कि ये आंदोलन एक सशक्त और सस्टेनेबल आंदोलन बनेगी सही पैमाने पर। अब आते हैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़े कुछ आंकड़े देकर पर्सपेक्टिव में रखना चाहता हूं, क्योंकि हम इस चर्चे में इनफॉर्मल सेक्टर को ले आए। दरअसल में आज का चर्चा जो अनुपम और उनके साथी कर रहे हैं, उसमें हम इनफॉर्मल सेक्टर को एक तरफ रखते हैं, क्योंकि जो बेरोजगारी की बात आज हम कर रहे हैं वो देखिए, हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है सरकार की अपनी डेटा के हिसाब से 52% हिस्सा उस अनएम्प्लॉयमेंट में आज के डेट पर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होल्डर्स के। जो 48% है जो मैट्रिकुलेशन, स्कूल, अनपढ़ उनके होते हैं, उनको उनके बेरोजगारी का एड्रेस करने का तरीका अलग है। ठीक है, आप कहेंगे मनरेगा को ऊपर खर्चा ज्यादा करिए, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम लाइए, और कुछ ऐसे सेक्टर जो कि बड़े लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं, टूरिज्म, रिटेल, उनको बढ़ावा दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा जो शेयर है अनएम्प्लॉयड में आज के डेट पर, वो है ग्रेजुएट्स 16%, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट्स 14% और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होल्डर्स 11%। इनकी ये कहानी है, ये है व्हाइट कॉलर जॉब्स बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मामला थोड़ा सा बदल जाता है। तो उसमें हम महामारी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं केवल। अगर आप देखेंगे, और एक आंकड़ा मैं दे रहा हूँ, अशोका यूनिवर्सिटी और सीएमआई का एक स्टडी हुआ था 2016-17 से लेकर 2020-21, ये 5 साल के दरमियान उन्होंने पाया कि मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स आधे हो गए, 46% की गिरावट हुई, ठीक है, और एग्रीकल्चर जॉब्स 4% बढ़े, यानी कि लोग यहां से जाकर वहां नियुक्ति पाए। तो जब मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो जाता है तो सर्विसेज सेक्टर के लिए भी जॉब क्रिएशन धीमी पड़ जाती है। तो जो व्हाइट कॉलर जॉब्स का सबसे बड़ा पोटेंशियल है वो है सर्विसेज सेक्टर। तो आज के डेट पर सिवाय आईटी को, और आईटी में भी बहुत ही आईटी प्रोडक्ट, इस तरह से कुछ निश सेगमेंट्स है जहां पे नौकरियां बन रहे हैं। जो पहले जिस तरह से आईटी सर्विसेज, बड़े सारे कॉल सेंटर्स, वो सब उसमें कटौती हुई है, बड़े पैमाने पे कटौती हुई है। तो नौकरी है नहीं, और नौकरी जब नहीं है, युवा वर्ग, अब दूसरे बात पर आइए, ये जो अनुपम और उनके साथी ये आज रास्ते पे क्यों उतर रहे हैं? जब ये इकोनॉमिक धीमी हो और जो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में जो गलतियां हुए हैं, और जिस तरह से, और मैं ये नहीं मानता हूं कि ये सिर्फ मोदी जी की देन है, मैं ये भी बात साफ कर दूं, ये जो चीज का, इसके जो आर्थिक उदारीकरण में शुरू से नौकरियों के ऊपर कम फोकस रहा है, और जो यूपीए 2 में जो मनमोहन सिंह के जो सेकेंड इनिंग्स था, उसमें कहीं ना कहीं यूपीए एक थोड़ा सा हट गई रास्ते से, और तब से जो नीतियां शुरू हुए हैं, और वो नीतियां आगे जाकर और एग्रीवेट हुए हैं और एक्सेलरेट हुए हैं, जिसके चक्कर में आज हमारे पास नौकरी नहीं। अब लोग कहते हैं जब नौकरियां नहीं आ रहे हैं अर्थनीति में, तो ऑब्वियसली सब लोग सरकार की तरफ देखते हैं। और सरकार में हो क्या रहा है, ये सरकार ने तो इस मामले में, यहां पर मोदी सरकार अलग होते हैं उसके आगे वाले सरकार से। मोदी सरकार जिस तरह से
अपना सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरियों को कॉन्ट्रैक्चुअल और कैजुअल कर दिए हैं, और जिस लेवल पे इन्होंने वैकेंसीज को नहीं भरे हैं, जी जी, पहले कोई सरकार नहीं किया था। तो अभी लोगों को आता है ये बात, ठीक है। अब सवाल उठता ये है कि ये आंदोलन किस तरफ जाए। तो मेरा उसमें ये कहना है कि देखिए, इस आंदोलन के मूल तौर पर समझना चाहिए इनको कि एक मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री जो है, वो एक सरकार का जिम्मेदारी होता है। वो डायरेक्टली दे या वो इस तरह से एनवायरनमेंट बनाए जिसमें कि इस तरह से नियुक्ति हो। अगर नहीं हो पाता है तो वो राजेश, एक नागरिक के अधिकार के तौर पर उस लड़ाई को आगे लड़ना चाहिए, और यूथ को एक गोष्ठी होकर लड़ना चाहिए, ना कि इसमें हम लाएं कि भाई आरक्षण के चक्कर में आज के डेट पर हमारा नौकरी चला गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हिंदुस्तान में हर साल तकरीबन 8 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं। 8 लाख इंजीनियरिंग जॉब्स है कहां? उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो ये आंकड़ा है वो करीब करीब ऐसे ही होगा। ठीक है। तो सॉरी राजेश, आप कंक्लूड करिए अपनी बात। नहीं, आपका सवाल है कि ये इशू बात को इम्पैक्ट कर पाएगा। हाँ। मैं इसमें ये कहूंगा कि बेरोजगारी और महंगाई में जरूर वो पोटेंशियल है कि वो इस चुनाव का एक बड़ा इशू, बड़ा मुद्दा बन पाएगा, लेकिन उसको वो हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये अनुपम और उनके साथियों के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो मैदान में अभी खड़े हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को पीछे रखकर अगर इन चीजों को लेकर आगे आते हैं, मुद्दे बनाने चाहते हैं, और जैसे हमारे युवा वर्ग उसमें लगता है, तो ये मुद्दा बनेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।